अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तक हमने दो थ्योरीज को पढ़ा, दोनों में लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया। हमारे पास जो पहली थी ना अर्हेनियस की थ्योरी, देखो उसमें भी गलतियां थी। जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी थी उसमें भी गलतियां थी। अब फाइनल जो हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट आए थे वो हमारे पास हैं लेविस, जिनका नाम फुल नेम है हमारे पास डी लेविस, और उन्होंने दिया था कंसेप्ट एसिड्स और बेसिस के बारे में। सो एसरो नंबर इज 10.1.6। वी आर गोना डिस्कस लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड हम 10.1.7 को भी डिस्कस करेंगे, जिसके मुताबिक हम कुछ सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे एज लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस। एंड 10.1.8 में हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन। सब डिस्कस करेंगे। पहले हम लेविस के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। So we have the introduction. In chemistry, we have studied acids and bases according to Arrhenius and Bronsted-Lowry concept. Arrhenius के मुताबिक एसिड वो था जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे, और बेस वो था जो OH आयन को प्रोड्यूस करे। यहाँ पे वाटर की जगह मैं क्या कह सकती हूँ? विच मीडियम? एक्वस मीडियम। वेल डन ईमान, एक्वस मीडियम। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड वो था जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस वो था जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। बट दीज डेफिनेशंस आर समटाइम्स लिमिटेड, क्योंकि इनमें ऐसा, अगर ऐसा हो कि कोई एक रिएक्शन हो जिसमें प्रोटॉन की बात ही ना हो तो हम क्या करेंगे? तो मींस लिमिटेशंस थी। दैट इज वाई गिलबर्ट एंड लिविस यानी कि जी एन लिविस ने 1923 में एक न्यू डेफिनेशन दी, और ये डेफिनेशन बेस्ड करती थी इलेक्ट्रॉन्स पर, ना कि प्रोटॉन्स पर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड करती थी इसीलिए ये ज्यादा मानी भी गई। तो ये हमारे पास लिविस की पिक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट हिज कंसेप्ट, हिज थ्योरी। तो लिविस के मुताबिक एसिड वो था एक ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस वो था जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। नाउ यहाँ पर वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो गए, तो इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा, एसिड कौन है अकॉर्डिंग टू लिविस? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जैक्टली, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब इसको आगे समझने के लिए, इसकी और एग्जांपल्स को डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि आपको ऑक्टेट रूल के बारे में पता हो। तो पहले मुझे आपसे पूछना है, आप सब में से ऑक्टेट रूल के बारे में कौन क्या जानता है? रेज योर हैंड कि आपको ऑक्टेट रूल के बारे में कुछ पता है। नील, उंजिला, इकरा, शाहमीर, अनमोल, ईमान। यस उंजिला। नील कह रहे हैं जिसमें एक एटम स्टेबल हो जाए अपना ऑक्टेट पूरा करके, और उंजिला आप क्या कह रही हैं? मिस जो भी कोई वो है, मतलब केमिकल, क्या बोलते हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा, वो एलिमेंट, एट। एलिमेंट। जी, एलिमेंट वो है जो एट जिसके आउटर शेल में हो तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो मतलब आपने भी सही बताया, नील ने भी सही बताया, ऑक्टेट मींस कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल। ये बताओ कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा? एवरीवन। 8। इकरा कह रही है 8। एग्जैक्टली, वेल डन ईमान एज वेल, वेल डन नील। एक और क्वेश्चन फाइनल, ठीक है। आपने बताया कि एलिमेंट अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, और आपने बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। मुझे ये बताओ कि एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनका नाम? नोबेल गैस।
वेल डन शामिर, वेल डन नील। नोबल गैसेस उन्हें कहते हैं हम। ठीक है, और एक और बात आप याद रखिएगा, नोबल गैसेस को इनर्ट भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है INERT, मतलब जो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्टेट फुल होता है तो वो रिएक्ट नहीं करते। सो बेसिकली ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता, एटम्स अपने आखिरी शेल में, अपने आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल को और वैलेंस, उसको आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए, किसकी तरह, लाइक नोबल गैसेस। तो इसीलिए एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करते हैं, गेन भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइक ऑक्सीजन है, उसके आखिरी शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। एग्जैक्टली, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 2 है। एग्जैक्टली शामिर। अब जैसे सोडियम है, तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताओ कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कोई सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा या सोडियम खुद उस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल होगा? क्या हो सकता है? एग्जैक्टली शामिर, लॉस कर देगा। वेल डन नील। लॉस करके, रीजन, क्योंकि कोई भी उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला। यहाँ पर आप लोग मनी का कंसेप्ट ले लो। अगर एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, तो जो बहुत अमीर है, दोनों ने उसने साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी। इसी तरह से सोडियम के पास कम पैसा था तो कम पावर थी, लाइक दैट। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब आप बोलोगे टीचर कभी क्या कह रही हैं, कभी क्या कह रही हैं। टीचर ने अभी भी बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब टीचर कह रही हैं कि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा ऐसे एलिमेंट्स जो कि डुप्लेट फुल करके भी स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डुप्लेट। मतलब हाइड्रोजन चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तब भी वो स्टेबल हो जाता है। सो इफ एन एटम डजंट रीच 8 इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हमारा फाइनल पॉइंट है। एक ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिर्फ ये बात बताने के लिए हमने सारे ऑक्टेट रूल को डिस्कस किया है, क्योंकि लेविस के कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ। दोबारा मुझे जरा रिमाइंड करवाएं, लेविस के मुताबिक एसिड कौन था? मीन्स जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। एग्जैक्टली exactly, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। वेल्डन नील, वेल्डन उंजिला। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन इसीलिए कहते हैं कि जब प्लस इसके ऊपर साइन हो तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया, तो अब इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, इसीलिए हम इसे प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू लिविस, एसिड वो था जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे। दैट इज वाई लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोजन आयन एक एसिड है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है BF3 की, यानी कि बोरोन ट्राई फ्लोराइड। इस नाम को याद कर लें, BF3 मींस बोरोन ट्राई फ्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट बात, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करता है कि फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, और इन 3 बॉन्ड्स की वजह से इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे बताओ ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? वेल्डन कंजुल, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल में। अब मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू लिविस ये भी एसिड है। बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन। सो BF3 मींस बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज अ लिविस एसिड। एक और एग्जांपल भी हमारे पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको भी जरा गौर से देखिएगा। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इस वाले कंपाउंड के अंदर ये क्या करता है कि क्लोरीन के 3 एटम के साथ रिएक्ट करता है। मैं मान जाऊंगी आप लोगों को अगर आप मुझे ये बात बता दो कि क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान जाऊंगी मैं आप लोगों को। मिस 7। आपको लगता है 7, नील कह रहे 1, और बच्चे भी बताएं, इस पे तो मैं सबसे रिस्पॉन्स लूंगी। सो वी हैव 2 ऑप्शन, 7, 1, बाकी बताएं। शामिर, ईमान,
अनमोल, इकरा, उंजिला बता चुकी है। शामिर भी कह रहे हैं 1। हरी है बेटा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी कुछ टाइम पहले 9th क्लास यही ग्रुप में बता रही थी। कंजुल ने कहा है 2, पहले कहा था। इकरा कह रही है 1। तो बेटा बात ये है कि इतनी सिंपल सी ये बात थी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसकी वैलेंसी होती है 1। उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एल्यूमिनियम को देता रहता है। अब इसकी पहले वैलेंसी थी 3, ठीक है, और क्लोरीन के 3 एटम के साथ इसका बॉन्ड है तो वो भी इसको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब कि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेम टू सेम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की तरह इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि ये एक्सेप्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मींस कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ लेविस एसिड। नाउ आई होप कि आपको समझ आया होगा इन 3 एग्जांपल्स के साथ कि लेविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन के पेयर को वो एक्सेप्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पेयर की जरूरत होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस। लेविस बेसिस की एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी सी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है विच इज NH3। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके यूज हो जाते हैं। अब अमोनिया के पास सिर्फ 1 पेयर बचता है, हैज 1 लोन पेयर लेफ्ट। अब वो उसको डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक ही लोन पेयर बचा है ना, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो नहीं, इसलिए वो उसको डोनेट करना चाहता है। अब जिसके पास एबिलिटी हो डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर दे सकता हो, बांट सकता हो, उसे ही तो हम कहते हैं लेविस बेस। सो अमोनिया इज अ लेविस बेस बिकॉज इट कैन डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम हमारे साथ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर से बहुत सारे। इससे एक बात याद आई, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? 9th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के इतने एलिमेंट्स को याद किए, उनके एटॉमिक नंबर याद किए, बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। एग्जैक्टली 8। तो उसके पास 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है। डेट इज वाई ये हमारे पास लिविस बेस है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर। वाटर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो लिविस बेसिस, और जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लिविस एसिड्स। हम बुक से भी इसको देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो बुक का पेज है वो सिंथ टेक्स्ट बुक से है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा और सिंपल सा लिखा हुआ था। लेट्स सी, लिविस थ्योरी ऑफ एसिड्स बेस 1923। नाउ जी एंड लिविस, उन्होंने अपनी एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन दी थी इन 1923। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए लिविस एसिड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लिविस बेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो प्रोटॉन यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इट्स कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन यानी कि जिसके ऊपर प्लस आयन है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, तो उसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि वाटर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए, तो वो उनको डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू लिविस, एज जो H आयन है हमारे पास, जैसे हम प्रोटॉन कहते हैं, वो लिविस एसिड है, और वाटर जैसा कि डिस्कस किया लिविस बेस है। In Lewis sense, it is the formation of a coordinate covalent bond, means donor acceptor bond. जैसे ये Lewis acid है means H प्लस, और ये Lewis बेस है, अगर आप नोट करो तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करता है, तो इसे हम कहते हैं लिविस एसिड एंड लिविस बेस। इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताती हूँ, एडक्ट के बारे में। एक और रिएक्शन है हमारे पास NH3 एंड BF3। अगर आप NH3 की बात करो, अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BF3? बोरॉन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड।
वेल डन बोथ ऑफ यू। बोरोन ट्राइफ्लोराइड। जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, आई होप कि आपको याद हो। तो होता क्या है कि अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो अमोनिया ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया। जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड और जिसने डोनेट किया वो बेस। सो NH3 इज द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये हमारे पास कहलाएगा एसिड, ओ सॉरी बेस, और BF3 इज एक्सेप्टर, तो इसलिए वो कहलाएगा एसिड। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आपको लिविस की ये थ्योरी समझ में आई हो, आई होप कि इतनी मुश्किल ना लगी हो। नाउ जस्ट लेट मी नो कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आपका कोई क्वेश्चन है। मिस, एक सवाल है। यस नील। आपने बोला कि NH3 डोनेट करता है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट करता है, तो उन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। हाँ, तो ये तो फिर स्टेबल हो गए, लाइक ना ही तो ये एसिड बचा ना तो ये बेस बचा। बेसिकली होता क्या है, अगर ऐसा हो कि रिएक्शन के बाद की हम बात करें कि जब वो कंपाउंड बना है, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस टर्म के बारे में आपको एंड में बताती हूँ। एडक्ट किसे कहते हैं? जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो जैसा कि आपने कहा एग्जैक्टली कि ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज रही ना उसमें बेस की प्रॉपर्टीज रही, जो बचता है उसे हम कहते हैं एडक्ट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा ना कि जब भी एक एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मींस कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ना एसिड की प्रॉपर्टीज रहे ना बेस की। सो दैट्स ऑल, इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो मिस लेविस की थ्योरी न्यूट्रलाइजेशन पे भी बेस करती है। एग्जैक्टली। ओके, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, लेट्स सी। मिस थ्योरी रिपीट कर दें। उनसे कौन सी थ्योरी? लेविस की? ये में से जो एसिड एंड बेस वाली। देखो, एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे। यही इसकी थ्योरी थी, इसके अलावा हमने यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस किए। अच्छा, अनमोल कह रही है मिस लेविस थ्योरी में एम्फोटेरिक की एग्जांपल्स बताएं। तो अनमोल, MCQ सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट नीचे टॉपिक लिखा हुआ है वो इसी एम्फोटेरिक के बारे में, जैसे कि हमने SLO में डिस्कस किया कि हम वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह MCQ के बाद उसी के बारे में बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन? नो? ओके, बस। फिर जरा MCQs पे आ जाए। तो पहला सवाल है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लिविस एन एसिड इज, ऐसे सेकंड से रिप्लाई आने चाहिए। C, C, B, C। Okay, Sonzila is saying C, Kanzul is saying C, Shamir is saying B, and Neil is saying कौन सा ऑप्शन है? एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, यानी कि C। सो द करेक्ट आंसर इज C। वेल डन। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड होता है। सेकंड क्वेश्चन भी है, लिविस बेस क्या है इन चार ऑप्शन में से? हाइड्रोजन आयन, BF3, NH3, AlCl3। तो अनमोल कह रही है C, नील कह रहे हैं, और ईमान, शामिर, कंजुल सब कह रहे हैं सी, उंजिला भी कह रही है सी। एक्सीलेंट। अमोनिया इज द एग्जांपल ऑफ लिविस बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा इन चारों में से बताओ कि किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अनमोल कह रही है सी, नील कह रहे हैं सी, उंजिला कह रही है सी, शामिर इज सेइंग सी, कंजुल इज सेइंग सी, and again well done, the correct answer is boron trifluoride. Question number 5 we have, which of these can act as both Lewis acid and Lewis base, means amphoteric? ये तो इजी हो गया। नील कह रहे हैं ए, शामिर कह रहे हैं ए, अनमोल, कंजुल एंड उंजिला सेइंग ए। एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज वाटर। डिस्कस भी करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, विच वन इज नॉट अ लिविस एसिड। बेटा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लिविस एसिड नहीं है?
शामिर कह रहे हैं सी, कंजुल कह रही है सी, अनमोल कह रही है सी, उंजिला कह रही है सी, नील नो आइडिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमारे पास जो अमोनिया है वो लिविस बेस है। जब अमोनिया लिविस बेस है तो ऑफ कोर्स वो लिविस एसिड तो नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ शुड वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एसएलओ व्हिच इज 10.1.8, जिसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। यस नील। मिस, आप क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी पॉइंट्स भी प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो, अगर हम OH की बात करें तो OH अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड एंड बेसिस, हमने अभी ऊपर इसको डिस्कस किया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। अगर आप ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 8 है, यानी कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये H के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैक्सिममली अगर इसने हाइड्रोजन को दे दिए होंगे फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है, उसने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ने अपने इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन को दे दिए तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब कि इसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के मौजूद हैं। इसलिए ये हमारे पास, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो ये उनको डोनेट करेगा, और जो डोनेट करता है वो बेस होता है। तो मतलब इसका ऑक्टेट पूरा मतलब हो सकता है, लेकिन ये डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अमोनिया की अगर हम बात करें तो वही बात, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास होती है, आखिरी शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 आई गेस, नहीं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 5। मिस, आप एक पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रही हैं मिस। आप सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हैं, इसमें आप पूरा एक मॉलिक्यूल ले रही हैं, तो मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, सिर्फ एक एटम का नहीं। तो एटम का और मॉलिक्यूल का पूरा ही तो है, लेट्स सी कैसे। आप ऐसे कह रहे हो ना कि मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, राइट, ऐसे। जी मिस। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लेकिन देखो, लेविस ने ये नहीं कहा था कि एसिड वो है जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो और बेस वो है जिसका ऑक्टेट पूरा हो। उसने कहा था एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट एक्सेप्ट करे और बेस वो है जो उसको डोनेट करे। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर अवेलेबल है ना तो ये उनको डोनेट करेगा। इसीलिए ये अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं करता है, बल्कि ये उनको डोनेट कर देता है, डोनेट होकर स्टेबल हो जाता है। इसीलिए वो हमारे पास लेविस एसिड नहीं कहला सकता, बल्कि लेविस बेस कहलाता है। इस कंसेप्ट को लेकर चलो, आया समझ या नहीं। बाकी एग्जांपल्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 के भी मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन को दे दिया, अभी भी उसके पास एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और जब उसके पास एक पेयर है तो वो उसको डोनेट कर सकता है, और जब डोनेट कर सकता है तो इसीलिए वो हमारे पास लिविस बेस है। और वाटर की तो अभी हम बात करते हैं डिटेल में। सही है मिस। ओके, नो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाटर। हमने कहा कि वाटर की नेचर एम्फोटेरिक है, मतलब कि ये एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। तो वी हैव 10.1.8, लेट्स सी कि कैसे। मतलब हमने अर्हेनियस की थ्योरी में भी यही कहा, हमने ब्रॉन्स्टेड में भी यही कहा, हमने अभी लिविस के कंसेप्ट में भी यही कहा कि वाटर कैन एक्ट एज अ एसिड एंड एज अ बेस। लेट्स सी हाउ। अब एक सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज आयोनाइजेशन, कौन बताएगा। व्हाट डज मीन बाय एनर्जी आयोनाइजेशन। रिक्वायर्ड यस। टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नहीं नहीं, वो नहीं, वो मिस, ऐसी आयोनाइजेशन। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हो चाहिए अरे, हो। अरे बाबा, वो हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहे हो आप लोग। आई एम आस्किंग अबाउट रिएक्शन, आयोनाइजेशन रिएक्शन। जिसमें एसिड और बेस दोनों वो हो जाए, क्या इक्वल हो हो जाए, जाए। वो न्यूट्रलाइजेशन है। जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें आयंस पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि आप इसको थोड़ा और सही बना सकते हो, जिसमें आयंस बने। यानी कि आयनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपाउंड टूटे और अपने आयंस बनाए, मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने हमारे पास उसमें पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो। अब सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब है कि जब वाटर वाटर के साथ बिहेव करता है,
एक्ट करता है। सो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो बदले में क्या होता है, हमारे पास H3O बनता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको H3O आयन का एक नाम भी बताया था। क्या नाम था? पता नहीं। आपकी तरह की हिंट देती हूँ नील, H से आता है। एनीवन नो एल्स? आइडिया मिस। कोई बताए नहीं बताया, इसका आंसर ना उंजिला को पता है। वेल डन उंजिला, बिल्कुल सही बताया आपने। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया हाइड्रोनियम आयन और ये बन गया हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब अगर आप नोट करो तो इस रिएक्शन में वन वाटर मॉलिक्यूल हैज डोनेट प्रोटॉन, मतलब कि ये बिहेव करता है एज एसिड, जबकि दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब ये रिएक्ट करता है एज अ बेस। तो यहाँ पे एक और चीज भी है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटॉन के डोनेट और प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने की बुनियाद पर, तो मीन्स यहाँ पर जिस कंसेप्ट की बात हो रही है वो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा जब वाटर को वाटर के साथ बिहेव करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और OH आयन बनता है, जिसका मतलब होता है कि वाटर एज अ एसिड भी बिहेव कर रहा है, वाटर एज अ बेस भी बिहेव कर रहा है। बाय द वे ये रिएक्शन स्टेबल नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर हम यहीं पर बात करें, अगर हम ये तो हमने रिएक्ट करवाया वाटर को वाटर के साथ, तो सेल्फ आयनाइजेशन हुई और वाटर ने एज अ एसिड बिहेव किया, एज अ बेस बिहेव किया। लेकिन बेटा क्या हो कि अगर हम वाटर को रिएक्ट करवा दें बेस के साथ, और वो भी विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर हम वाटर को रिएक्ट करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और नीचे वाले रिएक्शन में उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विच इज HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वाटर को हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है हमारे पास कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अपना H डोनेट कर देता है। ठीक है, और वाटर उसको एक्सेप्ट करके दोबारा से हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। मींस यहाँ पे भी वाटर ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोनियम आयन को, तो इट एक्ट एज अ बेस। और यहीं पर अगर हम वाटर को रिएक्ट करवाएं एक बेस के साथ यानी कि अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर वाटर अपोजिट करेगा, यहाँ पे वो डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे वो बिहेव कर रहा है एज अ एसिड। तो इट मीन्स हेंस इट इज प्रूव्ड दैट वाटर कैन एक्ट एज अ बोथ एज अ एसिड एज अ बेस डिपेंड ऑन द रिएक्शन, और इसीलिए उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। और अगर हम उसकी सेल्फ आयनाइजेशन करवाएं तो भी वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एक ही रिएक्शन में एज अ एसिड भी एज अ बेस भी। क्लियर है? यस। जी मिस। जी मिस। ओके, so we have the final MCQs over here. A substance that can act as a both acid and base is called B. Unzila, OH stands for hydroxide ion. And here the correct answer is easy, इसलिए मैं खुद जल्दी बता रही हूँ, amphoteric. Question number 2 we have water is amphoteric because it can. Water amphoteric क्यों कहलाता है? Kanzul is saying C, Anmol is saying C, Shamir is saying C, Unzila is saying C. And the correct answer is C. Because it can donate and accept hydrogen ion. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की बात की थी, तो इसीलिए हम प्रोटॉन की बात करें ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर की। यस नील? मिस ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डी वाला ऑप्शन लिखा है, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन ठीक है आयन, हाँ। जी। तो इसकी कोई एग्जांपल? नहीं, ये जस्ट ऐसे ही दिया है। देखो कभी कभी भी अगर वाटर रिएक्ट करता है ना किसी के साथ, तो या तो वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो ये जस्ट एक ऑप्शन था कि अगर ऐसा हो सकता है, तो जैसे हम नन का ऑप्शन देते हैं ना, ऐसे ही इसकी एग्जाम्पल नहीं है। जब भी वाटर रिएक्ट करता है तो वो आइदर डोनेट या एक्सेप्ट करता ही है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो रिएक्ट करे ही ना। हाँ, एक केस में होता है, जब वाटर रिएक्ट करता है ऑयल के साथ, तो वो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, लेकिन वो इससे बहुत अलग है, तो इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करे। क्लियर है नील? क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव इन द रिएक्शन व्हेन, अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था मैंने। ओके, अनमोल इज सेइंग बी, शामिर इज सेइंग बी, उंजिला इज सेइंग बी, कंजुल इज सेइंग बी, नील?
is saying B. So here the correct answer is B. रीजन क्या है? इजी है, आपको पता है कि यहाँ पर जो वाटर है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो बेस कहलाता है। अगला ए है। अच्छा शामिर, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इन द रिएक्शन विद अमोनिया वाटर एक्ट एज अ, so Shamir is saying A and Mole is saying A, Unzila is saying A, Kanzul and Neil is saying A, and Kanzul is saying A. Excellent. The correct answer is acid, क्योंकि यहाँ पर वो उसे डोनेट कर रहा है, और जब डोनेट करता है तो वो एसिड कहलाता है। तो ये हमारे पास हो गया आज का केमिस्ट्री का एक और कंसेप्ट। अब क्या हो गया अगर मैं अच्छा ये बताओ, वो कौन सी थ्योरी है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी और वो बिल्कुल सही थी? लेविस की। लेविस की। तो बेटा बात ये है, लेविस की शामिर भी कह रहे हैं, तो बात ये है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है एसिड और बेसिस की जिसमें कोई लिमिटेशन ना है। आपको पता है लेविस की इस थ्योरी में, जिसमें उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे एसएलओ में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करें। बट रिमेंबर, इसमें भी लिमिटेशंस थी, तो ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं थी। अभी तक बस ज्यादा चलने वाली यही थ्योरी है। यस शामिर? तो ये अभी तक इससे रिलेटेड कोई लॉ कोई प्रिंसिपल नहीं बना एसिड सोचो, बेस से यही तो रिलेटेड? बात है कि ये अभी तक लॉ क्यों नहीं बना, अभी तक थ्योरी क्यों है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस ही लिमिटेशंस है। हाँ, इन केस अगर कोई मतलब इन पॉइंट्स को भी क्लियर कर दे, कोई ऐसी थ्योरी दे दे जिसमें सब कुछ सही हो, कोई लिमिटेशन ना हो, तो फिर जाके लॉ बनेगा। अभी तक तो थ्योरीज ही हैं। शामिर कह रहे हैं यानी मुझे बनाना पड़ेगा। होप सो शामिर विल सी इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। और हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री की क्लास को एंड करें। नेक्स्ट क्लास हमारी बायो की है। इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद लिंक शेयर करते हैं आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, आवाज आती है। हाँ।